नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत छोटी कंपनी की जो एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म यानी एनएसई अमर्ज में लिस्टेड है और ये कंपनी डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है और हमारे जो रिटेल दर्शक हैं उनको डिफेंस के बारे में या डिफेंस के शेयरों से बड़ा प्रेम है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि इसका वैल्यूएशन क्या है या बिजनेस मॉडल क्या है, बस भीड़ चाल होती है उसी हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज जानते हैं कि ये जो बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जिसके बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें ऋतिक कुमार जी से प्राप्त हुआ है और जिस कंपनी का नाम C2C एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है, वो किस प्रकार की कंपनी है, बिजनेस मॉडल में कितनी सॉलिड है, फाइनेंशियल्स में कितनी सॉलिड है और ये जानेंगे बहुत ही सरल शब्दों में हमेशा की तरह। तो पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के इतिहास से। देखिए, कंपनी का इतिहास कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। 2018 में 2018 में इस कंपनी की शुरुआत हुई बेंगलुरु में और उस समय इस कंपनी का नाम जो था वो C2C DB सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड था। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में इस कंपनी ने अपनी शुरुआत की। 2022 में इस कंपनी का नाम परिवर्तन करके C2C एडवांस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया और 2023 में इस कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया गया और इसका जो नाम पड़ गया, जो आज का इनका नाम है, C2C एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। अब 2024 नवंबर में 2024 नवंबर में इनका आईपीओ आया और 226 रुपये में इन्होंने अपना शेयर दिया और आज का भाव अगर देखें तो लगभग 400 रुपये का है। तो अच्छा खासा रिटर्न इसने इन निवेशकों को दिया है। हालांकि ये बात भी सही है कि पिछले कुछ समय से ये लगातार वन वे गिरता चला जा रहा है। तो जानेंगे वीडियो में कंपनी क्या करती है और कंपनी में आखिर क्यों इतनी गिरावट हो रही है डिफेंस के सेक्टर में होने के बावजूद भी। तो पहले समझ लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो देखिए, जैसा मैंने बताया, ये एक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और डिफेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है। अब देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, बनाने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, ये डिज़ाइन करते हैं, सिस्टम इंटीग्रेशन करते हैं, सॉफ्टवेयर क्रिएशन करते हैं और ये सारी बातें जो हैं वो वीडियो के आगे वाले हिस्से में मैं आपको बहुत आसानी से एक सरल शब्दों में एक एक करके समझाऊंगा। तो अगर वर्टिकल्स की बात करें तो वैसे इनके दो वर्टिकल्स हैं। एक जो वर्टिकल है वो इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है, यानी इंडस्ट्री में के से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लेते हैं। इंडस्ट्री से रिलेटेड आम इंडस्ट्री जो होती है, डिफेंस इंडस्ट्री की बात नहीं है, जो नॉर्मल इंडस्ट्रियल जो अपना सेगमेंट होता है उनके लिए कुछ ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। प्रोडक्ट का मतलब फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का वाला हिस्सा इनके पास नहीं है। और ये दूसरा जो इनका सेगमेंट है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो देखिए, पहले बात करते हैं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये क्या क्या काम करते हैं। तो डिफेंस के लिए ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, कोई ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर जो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है उसकी बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए ये सिस्टम्स बनाते हैं। क्या कौन से सिस्टम्स बनाते हैं? कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स पहला। दूसरा जो है सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम्स। अब समझते हैं कि ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स आखिर होते क्या हैं या सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम्स क्या होते हैं। तो देखिए, क्या है कि जो जब आर्मी कोई या नेवी या एयरफोर्स कहीं युद्ध में इन्वॉल्व होती है या किसी ऑपरेशन में इन्वॉल्व होती है तो उसके पास दुश्मन का लगातार डेटा आता रहता है इन कुछ इक्विपमेंट्स के जरिए। देखिए, पहले जैसे युद्ध नहीं होता है कि जिसमें आपको मैनुअली दुश्मन की पोजीशन या दुश्मन के टैंक की पोजीशन या दुश्मन के हथियार की पोजीशन आपको पता लगानी पड़े। लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मॉडर्न वॉरफेयर जो हो गया है वो बड़ा ही उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई का बड़ा ही रोल हो गया है। तो ये जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि कुछ सेंसर्स होते हैं और कुछ जो जो डेटा आपके पास आ रहा होता है, जो जहाँ जहाँ आपने अपनी आर्मी या नेवी या एयरफोर्स या अपने वॉरशिप्स या अपने एयरक्राफ्ट जो जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट हैं उनके थ्रू या रिडार्स के थ्रू जो डेटा आ रहा होता है, वो सारा डेटा जो है ना, जो अब युद्ध से रिलेटेड या जो आपका एनिमी है उससे रिलेटेड, वो एक कमांड सेंटर में जाता है और कमांड सेंटर में उसका एनालिसिस होता है। एनालिसिस होके जो फील्ड में जो सैनिक है या फील्ड में जो कमांडर है या जो ऑफिसर है उसको ये
इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि भाई देखिए इस तरह की सिचुएशन आपके पास है, अब आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो सारा सिस्टम है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चरिंग है और उसके थ्रू कम्युनिकेशन है, लाइव कम्युनिकेशन, मतलब डिलेड कम्युनिकेशन, इंस्टेंट जो कम्युनिकेशन है, वो जो सॉफ्टवेयर बनाती है कंपनी, वो ये वाली कंपनी। तो ये जो सारा सिस्टम है जहाँ से लाइव कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है, वो जो चीज़ होती है वो सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम या कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। कमांड एंड कंट्रोल का मतलब ये कि वो सारा सिस्टम एक जगह, जिस जगह वो जहाँ से वो मॉनिटर हो रही होती है सिचुएशन लाइव, और सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम का मतलब ये है कि भाई अभी जो सिचुएशन आपके सामने है उससे क्या फील्ड में जो व्यक्ति है, जो कमांडर है और जो आर्मी है या नेवी है या जो भी आपके सैनिक हैं वो अवेयर है या नहीं है। तो ये जो सारा सिस्टम है, इसका जो इंटीग्रेशन है, इसका जो सॉफ्टवेयर मेकिंग है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, इसका जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है, वो ये C2C एडवांस सिस्टम्स करती है। ये रहा इनका एक पार्ट। तो जो ये डिफेंस से रिलेटेड दूसरा जो इनका पार्ट है, जहाँ से ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो इंडस्ट्री एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये पुरानी फैक्ट्री से, पुराने सिस्टम से हम नए सिस्टम में जा रहे हैं, डिजिटाइज सिस्टम ला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम ला रहे हैं। पहले क्या होता था कि जो फैक्ट्रीज होती थी वो मैनुअली रन की जाती थी, और ऑपरेटर जो होता है वो ऑपरेटर वो मशीन को बार बार उसको चेक करना पड़ता था, और मशीन पहले कोई हिंट नहीं देती है। मान लीजिए ओवर हीटिंग मशीन मशीन में हो रही है, तो अगर ऑपरेटर नॉर्मली उसके ऊपर काम कर रहा है, जब तक उसको हाथ नहीं लगाएगा या उसकी आवाज़ में चेंज नहीं आएगा मशीनरी में, तो मैनुअल सिस्टम में आपको ये नहीं पता लगेगा कि मशीन ओवर हीट हो रही है। और मान लीजिए जो मीटर का जो उस पर रीडिंग हालांकि होती है, अगर उसने ऑपरेटर ने उस रीडिंग पे ध्यान नहीं दिया तो ऑपरेटर को पता नहीं लगेगा। लेकिन जो आजकल जो सिस्टम आ गए, जो स्मार्ट सिस्टम है, जो इंडस्ट्रियल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाला एरिया है, वहाँ पर होता क्या है कि मशीन में एक सेंसर लगा रहता है, और जैसे ही एक सर्टेन टेम्परेचर से वो उस मशीन का टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे ही वो सिग्नल जो है ना, वो सिग्नल चला जाता है एक कमांड सेंटर में, और उस कमांड सेंटर से जो भी उस कमांड सेंटर को या उस मशीनरी को ऑपरेट करने वाले हैं, उनके मोबाइल पे या जो भी उनके पास डिवाइस होता है जिसके थ्रू वो मॉनिटर करते हैं मशीन की हेल्थ को, तो वो उनके पास मैसेज चला जाता है और उससे रेमेडियल एक्शन ले लेते हैं। तो ये जो सब चीज़ें होती है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, सेंसर्स के थ्रू होती है। तो ये जो सिस्टम है, ये इंडस्ट्रियल एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन वाला पार्ट, वो ये C2C एडवांस सिस्टम्स जो ये भी एस्टेब्लिश करती है। जो तीसरा इनका काम है वो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये जो सर्वेलेंस सिस्टम से रिलेटेड सिस्टम है, सिटीज़ में या एयरपोर्ट्स में या रेलवे स्टेशंस पर, देखिए क्या पावर प्लांट्स पे, वहाँ पर आपको लगातार मॉनिटरिंग की आवश्यकता पड़ती है। कैमरे लगे रहते हैं, और कैमरों से ये पता लगाया जा सकता है कि भाई कोई अगर सस्पिशियस मूवमेंट हो रहा है, तो सस्पिशियस मूवमेंट को किस प्रकार से कैमरे जज करके, और वो एक सिग्नल जो है ना, वो अपने सिक्योरिटी सिस्टम के सिक्योरिटी वाले जो डिपार्टमेंट है वहाँ तक भेजता है, और सिक्योरिटी वाले जो अलर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा जो इंडस्ट्रियल एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये तीन इनके मेजर सेगमेंट है। अब जैसे मैंने बताया, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का रोल बहुत ही कम है इनके पास। तो ये सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, मतलब किस प्रकार सिस्टम काम करेगा उसका मैप बनाना, तो ये सिस्टम डिज़ाइन रफ लैंग्वेज में कह सकते हैं। दूसरा, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप ये करते हैं, और इस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं कि वो अलग अलग मशीनों पर आसानी से रन कर सके। तो इस प्रकार से जो एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो आप कोई भी मोबाइल लीजिए, किसी भी मशीन के ऊपर जो जो डिवाइस होगी, वो अलग अलग तरह के मोबाइल पर वो काम कर सकता है। तो उसी प्रकार से ये इस प्रकार से सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जो अलग अलग डिवाइसेस पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आसानी से काम कर सके। तीसरा इनका जो काम है वो सिस्टम इंटीग्रेशन का। सिस्टम इंटीग्रेशन का मतलब ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मिलाना, दो मशीनों को इस प्रकार से सॉफ्टवेयर के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू कनेक्ट करना कि वो आपस में बात कर सकें, वो सिस्टम जो है ना कंप्लीट एक हो जाए, यानी एक जगह सिग्नल आएगा, वो सिग्नल प्रोसेस होके सिस्टम के एंड तक जा सकता है। ये सिस्टम इंटीग्रेशन बोलते हैं। पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एक तरीके से काम करे। तो
फिर मैं आपको फिर बता दूं, मैन्युफैक्चरिंग में इनका बहुत ही कम रोल है। तो अगर कोई मैन्युफैक्चर पार्ट ये करते भी हैं, कोई अगर इनको सिस्टम लगाना भी होता है, तो वहाँ पर ये जो मैन्युफैक्चर्ड जो पार्ट होता है, वो पार्ट ये थर्ड जो पार्टीज होती हैं, जो आउटसाइड वेंडर्स होते हैं, वहाँ से प्रोक्योर करते हैं। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की को अगर मैं समराइज करूं, तो देखिए पहला जो है सॉफ्टवेयर प्लस आईपी लाइसेंसिंग है। भाई सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी, आपका राइट हो गया, तो आप उसको जब लाइसेंस देंगे, आप जो किसी को भी उसको बेचेंगे तो अपना लाइसेंस देंगे। एक दो तरीके के सॉफ्टवेयर की सेल होती है, एक तो आउटराइट सेल होती है जहां पर आपको ईयरली फीस नहीं देनी पड़ती, जिस प्रकार से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह अगर पायरेटेड नहीं है तो जैसे अपनी मशीन में आप इंस्टॉल करते हैं उसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती। तो इस प्रकार से या तो आप आउटराइट सेल करते हैं, या होता ये है मोस्ट ऑफ द टाइम जो B2B बिजनेस होते हैं, यानी जहाँ इंडस्ट्री में ये एक प्रक्रिया है, एक तरीके का एक नॉर्म है कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो लाइसेंस पे दिया जाता है और हर साल उसकी मेंटेनेंस की और अपग्रेडेशन की जो कॉस्ट है वो जो क्लाइंट होता है उससे वसूल की जाती है। तो ये रिकरिंग वाला इनका काम है। दूसरा इनका है सिस्टम इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट। भाई जो सिस्टम है उसको कंप्लीट इंटीग्रेट करना, रेडार वाला सिस्टम है, आपके कमांड कंट्रोल वाला सिस्टम है, आपका ड्रोन वाले कोई सिस्टम है, उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाना। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट टाइप का जो रेवेन्यू वन टाइम होता है, रिकरिंग रेवेन्यू नहीं है, वन टाइम रेवेन्यू है, आता है इससे। तो उस तरह का काम भी ये करते हैं। और जो तीसरा इनका एक रिकरिंग रेवेन्यू वाला इनका जो सेगमेंट है वो है मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन का। भाई आपने जो पुराना सिस्टम कोई है, या तो आपने लगाया, किसी और ने लगाया, हो सकता है किसी और ने लगाया हो, तो अगर किसी और ने लगाया उसका अपग्रेडेशन मैं कर दूंगा, अगर किसी और ने लगाया तो उसका मेंटेनेंस भी मैं कर दूंगा, और अगर मैंने लगाया तो उसकी रेगुलर मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन जो है ना वो मैं एनुअली कर दूंगा, उसके लिए मैं आपसे फीस चार्ज कर दूंगा। मतलब ये वाला जो एएमसी टाइप का काम है, ए मेंटेनेंस अपग्रेड का अपग्रेडेशन का, तो वहां से भी इनका रिकरिंग रेवेन्यू आता है। अब ये जो है इनके कई इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, और इंडिया में जो इनके क्लाइंट्स हैं मेजोरिटी जो मेजर इनके क्लाइंट्स हैं उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, टाटा एडवांस सिस्टम्स है, उसके अलावा अडानी डिफेंस जो है उनसे भी इन्होंने अभी एमओयू साइन किया है अपने प्रोडक्ट को उनके यहाँ इंटीग्रेट करने के लिए। अब मेजर इनका जो रेवेन्यू है वो बाहर से आता है, एक्सपोर्ट से आता है, 93% रेवेन्यू है। डोमेस्टिक रेवेन्यू मात्र 7% है। और जो इन्होंने एक्सपोर्ट किया है पिछले 2 सालों में उसमें यूएसए, मलेशिया और सिंगापुर जैसे कंट्रीज हैं। बेंगलुरु में इनका डेवलपमेंट सेंटर है, मेजर डेवलपमेंट सेंटर है। कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये है कि मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है वो इनके लिए सपोर्ट का काम करता है कि भाई जो जितनी भी सिस्टम्स हैं, स्पेशली डिफेंस वाले सिस्टम, वो जो है ना वो भारत में ही बनाए जाएं। दूसरी बात ये डिफेंस का इंडिजनाइजेशन, मतलब जितने भी जो पुराने सिस्टम्स लगे हुए हैं वो जो विदेशी टेक्नोलॉजी है उसकी जगह वो टेक्नोलॉजी इंडियन कर दी जाए, तो वो एक इनके लिए सपोर्ट का काम करती है। और जो तीसरा है कि ये जो इनका रिकरिंग रेवेन्यू है ना, जहाँ से मेंटेनेंस वाला और जो सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट है, तो रिकरिंग रेवेन्यू जब आता है तो वो एक तरीके से इस कंपनी की स्ट्रेंथ है। अब वीकनेस की बात करूं तो पहली चीज़ ये है कि देखिए डिफेंस में आप हैवीली है ना, कंप्लीट बहुत ही ज़्यादा हैवीली आप जो है गवर्नमेंट और डिफेंस ऑर्डर के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरी बात ये वर्किंग कैपिटल साइकिल जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें बहुत लंबा होता है। हमने पहले भी कई डिफेंस की वीडियोस की, उसमें हमने बताया कि पहले आप उनको टेंडर पास होगा, उसके बाद आप उनको प्रपोजल देंगे, फिर उसके बाद आप कोई चीज़ डेवलप करेंगे, फिर वो उसको अप्रूव करेंगे, पहले प्रूफ ऑफ कंसेप्ट देंगे कि भाई हमने छोटा बनाया, उसके बाद प्रोटोटाइप बनाएंगे, उसके बाद मतलब बहुत लंबा इसका जेस्टेशन पीरियड होता है। तो लॉन्ग जो उसमें वर्किंग कैपिटल साइकिल बड़ा होता है। दूसरी बात है एग्जीक्यूशन भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर आपके पास काम आ गया और अगर आप किसी कारण से नहीं कर पाए तो आपका लगा लगाया जो तो पैसा भी आपने लगाया ना वो सारा बेकार हो जाता है। तीसरी चीज़ ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स तो नेक्स्ट इनकी वीकनेस है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एरिया है ना और ये सॉफ्टवेयर वाला एरिया, ये इतना ज़बरदस्त तरीके से आप मतलब इसमें इतने ज़्यादा चेंजेस आते हैं कि आपको लगातार R&D करनी पड़ती है। तो इतनी छोटी कंपनी है, कितना पैसा R&D में लगाएंगे और कितना ये अपने वर्किंग कैपिटल के लिए लेंगे, तो थोड़ा सा इशू है। और हाई रिसीवेबल्स होते हैं गवर्नमेंट वाले और डिफेंस वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें बड़ा ठोक बजा के पैसा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपने माल सप्लाई किया, आपने शुगर सप्लाई की और उसके 3 महीने 4 महीने में आपका पेमेंट आ गया, ऐसा नहीं है। आपका सॉफ्टवेयर
जब बढ़िया तरीके से रन हो जाता है, आपका सिस्टम बढ़िया तरीके से रन हो जाता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसी के बाद आपको पेमेंट रिलीज़ किया जाता है। मार्केट कैप की बात करूँ तो बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, जैसे मैंने बताया एसएमई अमर्ज प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, 671 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी जो है हर 100 रुपये की इक्विटी पर 22 रुपये का कर्जा, एक छोटी कंपनी के लिए 22 रुपये का कर्जा एक मैं सिग्निफिकेंट मतलब कर्जा मानता हूँ। आरओई जो है 21 का अच्छा आरओई है, पी जो है 16 का काफ़ी कम आरओई है, लेकिन पिछले 2 सालों से या पिछले 3 सालों से जब से इनकी लिस्टिंग हुई है तब से इनका जो कैश फ्लो है ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है। इसका मतलब ये कि ऑपरेशन से ये प्रॉफिट तो जनरेट कर रहे हैं लेकिन उनके पास कैश नहीं आ रहा। 3 साल की सेल 590% बढ़ी है, 590% इंक्रीज है। 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 142% बढ़ा है और जो प्रमोटर के पास है वो 37% है। मार्च के क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में जो दिसंबर क्वार्टर था उसके कंपैरिजन में मार्च 26 के क्वार्टर में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 4% डाउन हो गई है और अब 37% रह गई है। एफआईआई के पास 3% है, 1% अप हुई है, लेकिन जो एफआईआई के नाम है वो अजीब से नाम है। अब कौन वो एफआईआई किसने खरीदा किसने नहीं खरीदा कोई मतलब कोई अच्छे से एफआईआईज वो मुझे नज़र नहीं आए। डीआईआईज जो है उनके पास नेग्लिजिबल है, 2% उन्होंने अपनी होल्डिंग पिछले क्वार्टर में यानी मार्च क्वार्टर में उससे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कम की है। और डिफेंस से प्रभावित हमारे जितने भी रिटेल निवेशक हैं उन्होंने इस कंपनी को खरीदा, 60% उनके पास होल्डिंग हो गई है और 5% उनके पास इंक्रीज हुई है। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो ये कंपनी स्टडी करने के बाद मुझे कोई ऐसा मोट नज़र नहीं आया। मोट का मतलब भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नज़र नहीं आया जिससे कंपनी जो है वो छोटी से बड़ी बन सके। ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाले काम है और ये जो सॉफ्टवेयर वाले काम है इसमें छोटी बड़ी बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व है और लिस्टेड कंपनीज में भी कई डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में कई बहुत ही मजबूत कंपनी, किस प्रकार से ये जो कंपनी है उन कंपनी से कॉम्पीट करेगी ये क्वेश्चन मार्क है इस कंपनी के ऊपर। डिफेंस चल कहते कहते हो सकता है अब डिफेंस जब चले तो ये कंपनी भी चल जाए। बाकी मुझे इस कंपनी में मेरे व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई इस कंपनी में बहुत ज़्यादा उत्साह नज़र नहीं आता। आपको हमेशा की तरह इस कंपनी को स्टडी करना है और उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही कोई खरीदने या बेचने का निर्णय लेना है। मेरी इस कंपनी में या किसी अन्य कंपनी में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।